Hello, friends. Welcome to the new episode of Say Something Sanidhya podcast. Today we have a very special guest with us. जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो एक इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर हैं, एक वीगन एथलीट हैं और ये सब उन्होंने सिर्फ 24 इयर्स की एज में हासिल कर लिया है. तो स्वागत करते हैं विश्वजीत सांगले का. वेलकम विश्वजीत टू आवर पॉडकास्ट. हाय सानिध्या. So Vishwajit, tell us something about yourself. तो मेरे बारे में बात करने जाए तो एक स्मॉल टाउन किड जो अभी इंटरनेशनल खेल रहा है. वैसे यूजुअली लोग जानते हैं, मतलब जैसे स्टार्ट किया एक स्मॉल टाउन से स्टार्ट किया है, तो अभी लोग उसी तरह से देखते हैं कि हाँ यार एक छोटे प्लेस से आया बंदा है, अभी टेनिस खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, बड़े लेवल पे गया है. क्योंकि जहाँ पे मैं था वहाँ पे ज़्यादा टेनिस को स्कोप नहीं था. मतलब सातारा एक स्टेट है, वहाँ पे अपना पल्टन करके एक जगह है, तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था टेनिस. तो वहाँ पे इतना स्कोप नहीं था स्पोर्ट्स के लिए, कि लाइक स्पोर्ट्स इन द सेंस टेनिस के लिए अपना इंडिया में भी इतना ज़्यादा मार्केट या स्कोप नहीं रहता है. राइट. तो उस हिसाब से वो प्लेस तो बहुत ही छोटा था, बट वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था. बट लोग टैलेंट देखते हैं या तुम लोग को रिकमेंड करते हैं कि अब तुम लोग ये भी खेलो वो भी खेलो. तो वो वाला मेरा सीन हो गया था स्टार्टिंग से, कि लोग रिकमेंड कर रहे थे कि ही शुड प्ले हियर, वो ये वाला क्लब में भी खेलना चाहिए, यहाँ पे भी खेलना चाहिए. तो वैसे स्टार्ट हुआ था. बट टेनिस से पहले बहुत मैं स्पोर्ट्स में ही था, मतलब बचपन से ही. मतलब मलखाम में भी था, योगा में भी था. और योगा का जब नेशनल गेम्स हुआ था योगा का, तभी भी मुझे 2007 में 3rd प्लेस था. तो ऐसा नहीं था कि टेनिस है कि टेनिस था कि लाइक टेनिस पे फोकस कर रहा था, बट उससे पहले बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में था. बट टेनिस प्रायोरिटी बन गया क्योंकि एक मजा आता है खेलते टाइम. जो पैशन हम लोग देखते हैं, जब फॉलो करते हैं, तो अपने आप एक हैप्पीनेस मिलती है. कि हम लोग कोई भी कर रही चीज़ उसमें मेरे को मजा आ रहा है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे. वही वाला था. और घर से बहुत सपोर्ट था, तो जो भी हूँ अभी वही सपोर्ट की वजह से और अच्छे डिसीजन की वजह से था. ओके, नाइस. और आप एक वेगन एथलीट हैं, तो वेगनिज्म के बारे में थोड़ा बताएंगे ऑडियंस को कि वेगनिज्म क्या होता है और आप कैसे शिफ्ट हुए वेगनिज्म पे. ओके, सो वेगनिज्म एक कहता है कि जहाँ पे हम लोग मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी एनिमल से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम लोग नहीं खाते. ओके. जैसे कि चिकन हो, दूध हो, घी हो. हम लोग के कंट्री में हम लोग का पूरा दुग्धजन्य कंट्री, जहाँ पे दूध से ही सब कुछ बनता है. हाँ जी. ऐसे कंट्री में वीगनिज्म फॉलो करना बहुत हार्ड था. बट एंड ऑफ द डे ये मेरे स्पोर्ट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा था, मेरे मेंटल थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा था. क्योंकि जब मैंने सोचना शुरू किया कि अगर मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, तो क्योंकि पहले तो था कि एनिमल्स के प्रति थोड़ा सॉफ्ट करना था कि यार नहीं मारना है मुझे, नहीं. राइट. तो वो तो था. बट जब मैंने बहुत सब रिसर्च किया कि ठीक है कि मुझे एग्जैक्टली रिकवरी कैसे फास्ट करनी है, मुझे अच्छा और इम्प्रूव कैसे होना है, तो मैंने वो पूरा डाइट स्विच कर लिया. बट जैसे जैसे देखने लग गया, तो मुझे दूध मैंने स्टार्टिंग में बंद कर दिया था. तो देखा कि लैक्टोज टॉलरेंस का बहुत इशू है. हाँ. दूध पीने के बाद थोड़ा बॉडी थकता है, वो तो पहले कट ऑफ कर दिया. मीट तो पहले से ही बंद करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे वो क्रूएलिटी अच्छा नहीं लग रहा था कि एनिमल्स को मारना है, नहीं करना है. उसके बाद कंप्लीट एज इन ये नहीं था दिमाग में कि पूरा वीगन एक कोई कल्चर फॉलो करना है, बट एक ही था कि बॉडी को क्या सूट कर रहा है, खुद को क्या लग रहा है अच्छा, तो उसे अच्छा फॉलो करो. तो धीरे धीरे वो बढ़ता गया. और बाद में मुझे पता चला कि ओके, उसको वीगनिज्म कहते हैं, या उसको वीगन एक्टिविटी या एक्टिव्स कहते हैं, कि लोग वीगन बनने के लिए कितना कुछ कर रहा है, उसके बेनिफिट्स क्या है. बट मेरे खुद के मेंटल थॉट्स के लिए और मेरे बॉडी के लिए मैंने वीगन चूज किया. ओके, तो आप कितने टाइम से वीगन है विश्वजीत? इट्स अराउंड 2.5-3 years पकड़ लो. 3 साल हो गए. ओके, 3 साल हो गए. 3 साल. और स्पोर्ट्स में कभी कुछ ऐसा नहीं लगा कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही, आपकी जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है बॉडी का वो मीट नहीं हो रहा वीगन? वही सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि प्रोटीन से यूजुअली बॉडी बनती है, ऐसे लोग बोलते हैं. राइट. बट एक रहता है कि एक स्पोर्ट्स के लिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, एक लॉन्ग एंड्योरेंस स्पोर्ट्स एथलीट के लिए कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन से ज़्यादा. हम लोग को ग्लाइकोजन सेल्स इंपॉर्टेंट रहता है प्रोटीन से ज़्यादा, कि जो ग्लूकोज क्रिएट करे हम लोग और ज़्यादा घंटे खेल सकते. और ये मैराथन मैच है कि कोई टाइम लिमिट नहीं रहता ये मेरे स्पोर्ट्स के लिए. राइट. एक बेनिफिट था कि, और ऊपर से मेरे स्पोर्ट्स में या ऐसे दुनिया भर के बहुत सारे स्पोर्ट्स में बहुत सारे वीगन एथलीट है, वो बहुत कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं.
और उनका एक ही रीजन है कि उनको पता है कि एग्जैक्टली रिकवरी कैसे लेके आना है, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट होने के लिए बहुत टाइम लगता है, कार्ब्स डाइजेस्ट होने के लिए टाइम नहीं लगता। और ग्लाइकोजन सेल्स क्रिएट करने के लिए हमें कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि प्रोटीन। प्रोटीन मसल्स बढ़ाता है। और स्पोर्ट्समैन लाइक कुछ लोग रहते हैं बल्कि रहते हैं, कुछ मस्कुलर रहते हैं, कुछ लीन रहते हैं, बट एंड ऑफ द डे उनका परफॉर्मेंस मैटर करता है, उनका रिजल्ट मैटर करता है, ना कि वो लोग का बॉडी फिजिक कैसे है। तो बहुत सारे ऐसे एथलीट है लाइक रिच रोल्स है, नोवाक जोकोविच है, और बहुत सारे जो एथलीट्स है जो अब भी वीगनिज्म को बहुत ज्यादा पिक पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, वो टॉप वर्ल्ड के टॉप स्पोर्ट्स में आता है, उनके रैंकिंग अच्छी। राइट एज इंस्पिरेशन भी राइट पर्सन थे जिनको हम लोग लुक आफ्टर कर सकते हैं, इसीलिए मुझे इतना हार्ड नहीं हुआ था। ओके सो विश्वजीत, लाइक थैंक्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस टू वेगनिज्म। एंड अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि आप आपके चाइल्डहुड के बारे में बताइए कि आप बचपन में कैसे थे, आप क्या स्पोर्ट्स में एक्टिव थे। जैसे कि आपने बोला कि आप मलखम करते थे, योगा करते थे, और फिर इवेंचुअली आप टेनिस पे सेटल हुए, आप फुटबॉल भी शायद खेलते थे। तो आप अपना का लाइफ बताइए, फल्टन में आपका लाइफ कैसा था सतारा के अंदर। पहले तो मैं मेरे अज्जी के साथ था, मतलब मेरे ग्रैंड मदर के साथ था। तो उसके साथ रहते टाइम मतलब अकेला घर पे अकेला रहता था, तो कुछ जो मिले वो खेल लो, ऐसा था। अगर कोई अड़ोस पड़ोस के दोस्त रहते थे, उनके साथ क्रिकेट खेल लो, या जो मिलता है वो खेलते थे हम लोग। तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि मुझे एक स्पोर्ट्स में घुसना ही है। बट स्कूल में हम लोग के मलखाम और योगा चलता था, बट प्रोफेशनली चलता था। वहाँ पे एक अच्छे टीचर थे, अच्छा सराउंडिंग था, और वो कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो करो। तो इसलिए मैं सुबह जाके मलखाम करता था, तो मम्मी और मेरी ग्रैंड मदर दोनों सपोर्ट करते थे कि जाके कर लो कुछ तो। बट मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि वो अंदर से वही, मतलब स्पोर्ट्स खेल के जो खुशी मिलती थी वो दूसरे चीज से मुझे मिली नहीं कभी। तो मैं मलखाम कंसिस्टेंटली कर रहा था। बट मलखाम करते टाइम मुझे हम लोग के स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला था कि यू शुड अप्रोच योगा ऑल्सो, कि योगा अगर करोगे तो वो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है। और योगा के टूर्नामेंट्स रहते थे, एग्जाम्स रहते थे। तो मैंने 6 एग्जाम्स योगा के कंप्लीट कर दिए थे स्कूल टाइम में, क्योंकि हम लोग के स्कूल में एग्जाम्स होता था। तो अगर 6 एग्जाम आप क्लियर कर रहे हो तो आपको योगी शरद बोलते हैं। मतलब हर एक एग्जाम का नाम अलग अलग है, बट अगर 6 क्लियर कर रहे हो, एंड ऑफ द डे मतलब आप मास्टर हो गए 6 एग्जाम। तो मेरा 6 क्लियर हो गए थे। फिर मैं प्रोफेशनली वो कंपटीशन खेलने लगा था, लाइक स्कूल लेके जाते हैं योगा का कंपटीशन इंटर स्टेट से, नेशनल से। तो उसके लिए लेके जाते थे स्कूल से, तो वो तो चल रहा था। बट टेनिस मुझे एट सच ज्यादा खेलने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरा स्कूल टाइमिंग था 12 to 6, और एकेडमी 6:30 को बंद होता था जहाँ पे मैं रहता था। तो मेरा 6:30 का और 6 का मतलब मुझे बस 30 मिनट्स मिलने वाले थे। तो मैं एक काम कर रहा था कि 5:45 को जो लास्ट लेक्चर खत्म होता था ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन था जो भाग के निकलता था स्कूल से। बस घर जाता था, फटाफट कपड़े बदलता था, एक रैकेट, पानी का बोतल लेके साइकिल से फटाक से कोटते। तो मुझे 15-20 मिनट मिलते थे। अगर ठंडी का टाइम रहेगा तो बहुत जल्दी अंधेरा होता था, तो टाइम नहीं मिलता था खेलने के लिए। तो वो टाइम पे बाहर लोग फुटबॉल खेलते थे, तो उनके साथ फुटबॉल खेलता था। कुछ ना कुछ तो करना था, बट चलो कर रहा हूँ कुछ तो, इसीलिए था। बट स्पोर्ट्स टेनिस और फुटबॉल मतलब ये होने लग गया था कि दोनों सिमिलर पेस में, दोनों इफेक्ट कर रहे अच्छा एक पॉजिटिव वे में, क्योंकि इंडोरेंस बढ़ रहा था फुटबॉल खेल के। और मुझे वो कीपिंग करना अच्छा लगता था, ना कि आगे खेलना। मतलब मेरा वॉलीज बहुत इंप्रूव होने लग गया था, क्योंकि मैं बॉल अच्छे से देख पा रहा था, मुझे हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा था मेरा। तो मैंने खुद से सिलेक्ट किया कि मुझे कीपिंग करना है। तो वो तो कंटिन्यू था, बट हाँ बचपन में यही था मेरा। सो आपने टेनिस खेलना कौन सी एज पे स्टार्ट करा था? 7 साल का था मैं, बट वो फ्लक्चुएशन में रहता है, क्योंकि 7-8 साल का लड़का बहुत सारी चीजें करता रहता है। वो कार्टून भी देखता है और गेम्स भी खेलता है। तो मेरे लिए ये था कि जितना टाइम, मतलब बोलते हैं ना कि हफ्ते में 1-2 दिन अगर मिल रहा है तो ही टेनिस खेल लो। वो टाइम था जब मैं 7-8 साल था। बट 9-10 में थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया था स्पोर्ट्स के बारे में। वो जब मैंने खुद, मतलब टीवी पे जब रॉजर और नडाल का मैच चल रहा था, मुझे अच्छे से याद है, ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल चल रहा था। तो मैं बोला यार ये लोग तो अलग लेवल पे है, मतलब जो उनका गेम है, उनका स्टाइल है, और वो ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे। दिमाग में वही बैठ गया था कि यही करना है आगे जाकर। तो नडाल ने बहुत ज्यादा इम्प्रेस करके रखा था कि उसकी बॉडी, उसके मूव्स,
और जो पापा ने मुझे रैकेट दी थी हाँ जब बीच में आए थे, तब उसके ऊपर बड़ा पोस्टर नदाल का था। तो मैं बोला कि यार बनेंगे तो इसकी जैसे ही बने। तो वो कंटिन्यू हो गया था दिमाग में। अभी भी वही इमेज चल रही है, मतलब हमेशा वही इमेज चलती रहती कि यार उनके जैसा बनना है, उतना स्मूथ खेलना है। सही है, सही, वो है। बहुत सही। सो आप मतलब टेनिस आपका जब इम्प्रूव होने लगा और जब आपको लगा कि आप टेनिस को एज अ करियर सोच रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ रीजंस थे, जैसे कि फल्टन के कुछ लोग काफ़ी टेनिस में अचीव कर रहे थे और कोई आपके जान पहचान में एक इंटरनेशनल भी खेल कर आए थे। तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि वो कैसे आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर था? मेरा मोटिवेशन फैक्टर एज सच मेरे टाउन में बहुत कम था, बट द थिंग इज कि मैं देखता था कि एग्जैक्टली वो लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक स्मॉल टाउन में रह के तुम लोग को इतना फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल होता जितना मुंबई में होता है। हाँ जी। ठीक है, मतलब हम लोग को हार्डली 2-3 बॉल मिलते थे खेलने के लिए। यहाँ पे पूरा बकेट मिलता है। लाइक मैं यहाँ पे समर कैंप में जैसे आ रहा था बचपन में, हाँ हाँ। तो वैसे वो टाइम पे मेरा चलता रहता था कि यार समर कैंप में आ रहा हूँ और इतने सारे बॉल्स, लाइक 100-200 बॉल एक ही लड़के को खिला रहे हैं, वही बॉल से आ रहा हूँ। पल्टन जैसी जगह पे मैं 2-3 बॉल से ही खेल रहा हूँ। राइट। जितना भी फैसिलिटीज था, तो मतलब स्मॉल टाउन में ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं रहते थे जितना मुंबई में फैसिलिटीज है। मतलब एक बॉल्स की क्वालिटी, कोर्ट की क्वालिटी, वहाँ पे सिखाने का टेक्निक का तरीका, वहाँ राइट। पे स्टेप बाय स्टेप जाते थे। तो टाउन में इतना नहीं रहता था क्योंकि इतने लोग नहीं है जो प्रोफेशनली खेले पहले, तो राइट गाइडेंस नहीं कर सकते वो लोग। तो वही था कि जब मैं मुंबई में समर कैंप्स में आने लग गया तो मुझे आइडिया आ गया कि ये कितना अलग स्पोर्ट्स है, वैराइटीज मिल सकती है, कितना इम्प्रूव कर सकते हैं एज अ पर्सन हम लोग। क्योंकि बहुत सारे टेक्निक्स में मैं टाउन में रह के काम नहीं कर सकता था। मतलब कितना बेंड होना है, कितना रोल करना है, या कितने अच्छे से बॉल को मारना है, या जो भी हो। तो राइट। जो भी कोचेस थे वो एक्सपीरियंस थे। टाउन में इतने एक्सपीरियंस पीपल नहीं थे, बट जो भी थे वो ऑब्जर्वर थे, जो ऑब्जर्व करके सीखते थे स्पोर्ट्स को, हाँ हाँ वैसे हाँ। वाले थे। तो उन लोग से जितना भी था तो उतना ही सीख रहा था। विश्वजीत, अब हम लोग जानना चाहेंगे कि आपने कब डिसाइड करा आपके पेरेंट्स के साथ मिलकर के आपको मुंबई शिफ्ट होना चाहिए, और आपको कब लगा कि टेनिस आपके लिए एक वायबल करियर ऑप्शन है? तो स्टार्टिंग में तो ये दिमाग में नहीं था कि यार टेनिस में करियर करना है, बट मेरा फैमिली में चल रहा था कि उन लोग को भी बहुत लोगों ने बताया था टेनिस कोर्ट के जो सीनियर्स थे, हाँ। उन्होंने बताया कि उसके पास कुछ स्पेशल थिंग्स है या टैलेंट है जो तुम लोग आगे लेके जा सकते। तो जब मैं समर कैंप में यहीं पे आता था, यहाँ पे भी कोचेस वही सेम रिकमेंड करते थे। तो मम्मी ने बोला कि हम लोग अगर मुंबई में शिफ्ट हो गए तो बेटर हो जाएगा। तो वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि पूरा टाइम मुंबई में आके एजुकेशन स्टार्ट करो, कोर्स खेलो। तो शायद से मैं 9th का एग्जाम क्लियर करके मैं यहाँ पे आ गया, बट 8-9 के समर कैंप्स में मैं मुंबई में बहुत टाइम आके समझने लग गया था कि एग्जैक्टली कल्चर क्या, क्योंकि पूरा डिफरेंट कल्चर था। यहाँ पे समझ के लेना कि एग्जैक्टली यहाँ के लोग कैसे सोचते हैं स्पोर्ट्स के लिए, या कैसे प्रोफेशनली बिहेव करते हैं। राइट राइट राइट। जब मैं 10th में एंटर किया तब मैं मुंबई में आ गया था, और तब से मतलब इंटर क्लब्स, इंटर स्टेट, जो भी जितने भी टूर्नामेंट्स मिल रहे थे, इवन लोकल टूर्नामेंट जो भी मिल रहे थे, वो सब कुछ खेल रहा था। ओके। तो आप थाने ओपन में आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था ना? सॉरी? थाने ओपन में आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था? जी जी, वो जितना भी लोकल टूर्नामेंट्स था उसमें पूरा जान लगा के खेलते, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, हम लोग बस खेलते थे कि जो भी मिलेगा वो हम लोग का है। राइट। क्योंकि वो टाइम पे ज़्यादा लोग पहचानते नहीं थे। तो जो भी था, तो जितना भी रहता था, मतलब अंदर रहता है ना कि लड़के का, छोटे लड़के का हम लोग को परफॉर्मेंस देना है टूर्नामेंट में, तो वो एक रहता था। तो इसीलिए मेरा परफॉर्मेंस बढ़ते गया, और बाद में वही एक दिमाग में बैठ गया कि जितना फियरलेस खेलूंगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, जितना सोचूंगा उतना खुद को नीचे दबाते रहूंगा। तो हर एक प्रोफेशन में वही मेंटालिटी हो गया था मेरा कि जो भी है फियरलेसली करना है। ओके, नाइस, सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विश्वजीत ये रहेगा कि आपका पहला इंटरनेशनल टूर का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? जब आप किर्गिस्तान गए थे, फिर उसके बाद आप पेरिस गए, फिर वो पूरा एग्जैक्टली मतलब वो पूरा साल ही ऑकवर्ड था मेरे लिए, क्योंकि वो टाइम पे वो साल पे जितने भी टूर्नामेंट्स क्योंकि जो खेल रहा था उसमें अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था, मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स। ओके। और उसके बाद जब बैंगलोर टूर्नामेंट्स के टाइम में बहुत ज़्यादा
बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर दे रहा था। ओके। तो वो बॉडी का प्रेशर रिफ्लेक्ट कर रहा था मतलब मेरे मसल्स पे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतना स्ट्रेस लेके परफॉर्मेंस दे रहा था, कंसिस्टेंटली खेल रहा था टूर्नामेंट। नेशनल्स खेलना मतलब छोटी बात नहीं रहती कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है फिजिकली मेंटली। तो मैं कंटिन्यूस 2-3 महीने टूर्नामेंट्स पे था, टूर्स पे था। राइट। मुझे इतना पता नहीं था कि मेरा बॉडी पे एक्चुअली में कितना स्ट्रेस। और स्पेशली उस टाइम पे आप काफी यंग थे। एग्जैक्टली, वो एक्साइटमेंट भी रहता है और रैंकिंग दिख रहा है जब हम लोग का नेशनल्स पे, तो हम लोग ऑब्वियसली चलते रहते हैं कि हाँ चल अभी मेरा बॉडी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, चलते रहो। तो वो मेरे लिए एक लेसन बन गया था कि वो बैंगलोर टूर्नामेंट के बाद बैक का इशू बहुत हो गया था। मतलब इतना कि मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा क्रॉनिक पेन रहेगा यार, चल देख लेंगे, पुल हो गया रहेगा। तो जब स्कैनिंग हुआ, एक्सरे हुआ, तो पता चला वो स्लिप डिस्क का इशू है, डिस्क के बहुत सारे इश्यूज हो गए। वो लिक्विड बाहर आ गया, डिस्क मूव हो रही है। तो मुझे वो ज़्यादा मतलब वो टाइम पे ज़्यादा सीरियस नहीं लगने लग गया था, बट धीरे धीरे समझ में आ गया कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब डॉक्टर तो बोल रहे थे कि खेलना दूर की बात है, अगर नॉर्मल चल रहे दौड़ रहे तो भी अच्छा है आपके लिए। तो मैं बोला ठीक है, मतलब वो दिमाग में था कि यार गलत हो गया, मतलब जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि मैंने बॉडी का स्ट्रेस जितना है वो खुद नहीं समझ सका, इसीलिए ये सब हो रहा है। बहुत बड़ा सेटबैक होगा आपके लिए। एग्जैक्टली, बट जब मेरे मेंटल ट्रेनर्स या मतलब नॉट मेंटल ट्रेनर बट जो ट्रेनर्स थे, उन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज रिकमेंड की थी जो मोटिवेशनल थी, एक लाइफ लेसन्स कैसे लेते हैं या हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे अच्छे से याद है, मेरे पुराने ट्रेनर ने, मतलब जो बचपन में मेरे जिम का ट्रेनर था, तो उन्होंने मुझे ब्रूस ली के बारे में बहुत कुछ बताया था वो टाइम पे, बैक इंजरी। तो उन्होंने बताया कि ब्रूस ली को भी सिमिलर इंजरी हुआ था, बैक बहुत बड़ा बना, तो उसका पूरा स्लिप डिस्क का इशू था ब्रूस ली को भी। तो मेरा भी यही था कि अरे स्लिप डिस्क का इशू है, हम लोग भी सिमिलर है, एक लड़के का वही सोच रहता है कि यार करते रहो। ब्रूस ली को भी वही हुआ है, मुझे भी वही हुआ है। तो एक रहता है ना कि कॉमन चीज हम लोग ढूंढते रहते हैं अपने आइडल में। डेफिनेटली। तो बाद में मैंने ओवरकम किया वो इंजरी, क्योंकि मैं पॉजिटिव सोच रहा था। घर वाले बहुत सपोर्टिव थे कि कुछ नहीं है, तू रिकवर हो जाएगा। और जब रिकवरी के टाइम पे मुझे पता चला कि मुझे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में एंट्री मिला है, तो वो टाइम पे ये था कि यार अभी तो कुछ भी करके रिकवर होना है मुझे, राइट, नो मैटर इंटरनेशनल खेलना है। एग्जैक्टली। तो मुझे शायद से 2.5 मंथ बीच में मिले थे, उसमें मेरा प्लानिंग था कि 2 मंथ में कुछ भी करके मुझे क्लियर करवाना है मेरा इंजरी, और 15-20 दिन रगड़ के ट्रेनिंग करेंगे और इंटरनेशनल खेलेंगे। मतलब डॉक्टर तो बोल रहे थे कि 1-2 साल और जाएंगे और बाद में तू चलेगा दौड़ेगा। तो मेरे दिमाग में था कि ये कुछ नहीं है, अभी जो भी है वो अभी है। तो मेरे जितने भी ट्रेनिंग सेशंस बाद में होने लगे, तो मैं जो ओल्ड मैन या ओल्ड वुमेन को बेल्ट लगाते ना, बैक का बेल्ट लगाते हैं उनको, तो वैसे में लगा के उसके बीच में केटी टेप्स या जो स्ट्रेचेबल टेप्स रहते थे जो मुझे बैक को सपोर्ट करते थे, तो वो सपोर्टर टेप्स लगा के मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया था। तो वो टाइम पे था कि मुझे करना है कुछ भी करके, मुझे खेलना ही है। बट जैसे एंट्री मिला, मैं किर्गिस्तान गया, वो टाइम पे एक ब्लैंक लड़का था कि सोच रहा था कि एग्जैक्टली करना क्या है। मतलब सब एक्साइटमेंट में मैं देखता था, नॉट एक्साइटमेंट में, बट सोचता रहता था कि एग्जैक्टली ये है क्या, ये कैसे होता है, यहाँ पे एंट्रीज कैसे होते हैं, यहाँ पे प्लेयर्स क्या कर रहा है, उनका वार्म अप क्या है, उन लोग के स्केड्यूल्स क्या रहते हैं, उन लोग ब्रेकफास्ट क्या कर रहा है। क्योंकि हम लोग एकदम सडनली एक बड़े प्लेटफॉर्म में आते हैं और सब नया नया दिखने लगता है, राइट। तो फर्स्ट मेरी इंटरनेशनल फ्लाइट थी, कभी भी ये था कि यार कैसे जाना है, क्योंकि अकेले ही जा रहा हूँ, क्योंकि कोच भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि ट्रैवलिंग कोच है या ट्रैवलिंग एजेंट है, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते वो टाइम पे। तो वो था कि यार जितना भी है कि खुद से संभालो। बट वो टूर्नामेंट एक लेसन बन गया था, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखा वहाँ के बहुत सारे प्लेयर से। क्योंकि जो टूर्नामेंट में हुआ वो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो ना एंकल ट्विस्ट या कोई भी इंजरी अपने हाथ में नहीं रहता है जो कोर्ट पे हो रहा है, राइट। तो दौड़ते टाइम रनिंग फोरहैंड मार रहा था, मेरे को अच्छे से याद है, तो मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया, तो बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। तो लग रहा था कि अभी गया, क्योंकि स्वेलन दिखने लग गया था जूते पे। मतलब सॉक्स में भी दिख रहा था कि वो अभी तो दौड़ना मुश्किल ही है। बट वो गिव अप करने का मन नहीं कर रहा था। मतलब हम लोग दे सकते थे कि हाँ वॉक ओवर दे रहे हैं यार, हम लोग नहीं खेल रहे हैं मैच, राइट। वो दिमाग में था कि यार फर्स्ट इंटरनेशनल है, उसके पहले का हिस्ट्री मुझे पता है, कि क्या क्या हम लोग फेस करके आए यहाँ। यस। तो बैक इंजरी तो एक हाईलाइट था, बट उसके आजू बाजू बहुत सारे लोगों के सैक्रिफाइसेस थे, उन लोग के बहुत सारे मेहनत थी।
मुझे वापस खड़ा करने के लिए। तो वो कुछ देख देख के थोड़ा बहुत हो रहा था कि यार गलत हो गया यार, अभी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता मैं यहाँ। बट वो एक लेसन बन गया था मेरे लिए। बट उसके बाद जो भी कुछ टूर्नामेंट खेले उसमें मैंने मेरा पूरा 100% देना स्टार्ट कर दिया, और वही है मतलब जो भी अभी रिजल्ट है वो वही टूर्नामेंट्स की वजह से। ओके, नाइस। सो विश्वजीत, मतलब आपकी एज क्या थी जब आप किर्गिस्तान गए थे? आई वाज 16 एंड हाफ और 17, 17 पकड़ लो। ओके, वाह। 17 में आपने पहला आपका इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला? जी। और उसके बाद के टूर्नामेंट्स की जर्नी? उसके बाद थोड़ा मतलब एक नर्वसनेस था कि यार कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाया मैं, एक चांस मिला था अच्छा वाला, उसमें कुछ नहीं कर पाया। नहीं तो मैं वर्ल्ड रैंकिंग क्रिएट करता था, एक अच्छा नाम हो जाता था। बट मैं बोला चल ठीक है, एक बार हुआ है, बट बाद में वो चांस मिल जाएगा। तो मुझे ऐसे से आता है कि मैं सर्च कर रहा था गूगल पे कि टूर्नामेंट्स कहाँ पे अच्छे कंडक्ट हो रहे हैं। क्योंकि मैं खुद के बारे में सोच रहा था कि अगर मैं बड़े लीग्स में खेलूंगा या बड़े टूर्नामेंट्स में खेलूंगा या टफ अपोनेंट्स के साथ खेलूंगा ना, ऑटोमेटिकली मेरा गेम इंप्रूव हो जाएगा। और दिमाग में था कि यार मेरे पास एज भी है, मेरे पास टाइम भी है, तो हम लोग कर सकते हैं अभी भी। और एक था कि मेरा एटीट्यूड था कि मुझे गिव अप नहीं करना किसी चीज़ पे भी, जो अगर सिलेक्ट किया है तो करते ही रहेंगे इधर। तो मुझे FFT दिखा, लाइक फ्रांस टूर्नामेंट पे जो फ्रांस लीग्स रहते हैं, तो वो लीग्स मैंने देखे। तो मैं बोला कि यहाँ पे जाके परफॉर्मेंस दूंगा तो अगर एक दो टूर्नामेंट भी जीत गया तो भी बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरा तो दिमाग में था कि यार एक दो राउंड निकालने थे। बट इवेंचुअली वो एंड अप हुआ जीत के। तो एक था कि यार जीत तो गया टूर्नामेंट, वो शायद से मैं 19 था, शायद से मैं वो टाइम पे 18 या 19 था मैं जब मैं फर्स्ट जीता वहाँ पे। तो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि यार ये जितना दिखता है उतना डिफिकल्ट है नहीं। अगर मैं खुद पे बिलीव रखूंगा और कंसिस्टेंटली रखूंगा खुद को ये फील्ड में, तो मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। और वो टाइम पे पूरा अपने बोलते हैं ना कि अच्छे लोगों को अच्छा सपोर्ट मिलता है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपको अच्छी चीजें रिसीव होती है यूनिवर्स से। तो वो वाला थिंग था कि मुझे बस पॉजिटिव रहना है अपने लाइफ के लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो उससे मुझे और अच्छा रिजल्ट आएगा और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो वही था। तो ऑटोमेटिकली मुझे लोग अच्छा अप्रिशिएट करने लग गए थे कि यार तू अच्छा कर रहा है स्पोर्ट्स में। बट अप्रिसिएशन मैटर नहीं करता है वो प्लेटफॉर्म पे, लाइक वो छोटी चीज बन जाती है। तो सर्टेन टाइम के बाद अपने को मैटर करता है अपना परफॉर्मेंस क्या। क्योंकि सब लोग अपने बारे में अच्छे ही बोलेंगे क्योंकि तुम लोग इंटरनेशनल खेल रहे हो, बट एंड ऑफ द डे वो मैटर करता है अपना रिजल्ट क्या है। डेफिनेटली। तो वो दिमाग में था, तो वैसे चलने लग गया था। उसके बाद 2-3 शायद सिंगापुर खेला, बट सिंगापुर से मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि फैमिली में थोड़े पापा को ठीक नहीं था, तो मुझे वापस आना पड़ा यहाँ पे। बट उसके बाद मैंने वापस 2 पेरिस खेले, वहाँ पे वापस 2 बार जीता मैं, तो हैट्रिक हो गया मेरे लिए। तो बीच में मेरा स्लॉट था कि अभी पूरा मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि टूर्नामेंट्स अभी खुद के पैसे से खेल रहा हूँ। राइट। कि जितना भी रहता है खुद का ही लगा रहा हूँ या जितने मिल रहा है। तो सोचने लग गया कि ब्रांड्स कैसे मिलेंगे। तो मेरा जो मार्केट वैल्यू मेरे को खुद को नहीं पता था कि ब्रांड्स ऐसे मिल सकते हैं। राइट। तो धीरे धीरे मुझे ब्रांड्स मिलने लग गए, चीज़ें चेंज होने लग गई। तो अभी फिलहाल हैप्पी चल रहा है सब कुछ, बट अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स से बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। तो अभी तक तो यही जर्नी है। ओके। सो आपने अभी जब मेंशन करा कि आपको किर्गिस्तान में जब आप एंकल ट्विस्ट इंजरी हुई थी, आपको उसके पहले आपको जब स्लिप डिस्क हुआ था, तो आपने काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट पे फोकस करा। तो आप थोड़ा और करेंगे पॉजिटिव माइंडसेट पे और आपकी इंजरीज की जो जर्नी रही रिकवरी की उसके बारे में? एंड ऑफ द डे जो कुछ भी इंजरी या कुछ भी होता है अपने बॉडी के साथ या कोई भी डिजीज होता है वो अपना थॉट प्रोसेस से होता है, ऐसा मेरा बिलीव है। क्योंकि जो हम लोग सोचते हैं वही होता है। क्योंकि अगर हम लोग एक प्लेसिबो इफेक्ट करके होता है ना, कि कोई भी किसी को भी टैबलेट दे दे, गोली भी दे दे, स्वीट वाली गोली, और उसे बोल देंगे कि ये गोली खा लेगा तू और तेरा बुखार ठीक हो जाएगा ना, वो बिलीव रखता है वो गोली पे। राइट। और वो गोली खाता है और ठीक हो जाता है। वही वाला सीन रहता है हम लोग के मेंटल हेल्थ के साथ, कि हम लोग को अगर किसी ने बोल दिया ना कि ये तू खाएगा, ये तू करेगा, तो तुझे ये मिलेगा, तो वही रहता है कि एक थॉट को है ना हम लोग हमेशा पागल बनाना पड़ता है उसे। ये तू करेगा तुझे ये मिलेगा। तो वही था मेरे लिए कि मेरा इंजरीज के टाइम मेरा एक ही थॉट प्रोसेस था कि मुझे ये करना है, मुझे ये करने के बाद ये मिलेगा।
और मेरा एक था कि मैं एंड रिजल्ट पे फोकस नहीं कर रहा था। मैं बैक इंजरी के टाइम या एंकल इंजरी के टाइम में ये नहीं सोच रहा था कि मैं अभी खड़ा हूँगा और मैं अभी ऐसे ऐसे बॉल्स मारूंगा या ऐसे जंप करूंगा। राइट। मेरा प्रोसेस पूरा फोकस था मेरे प्रोसेस पे। मेरा प्रोसेस में 100% दे रहा है या नहीं, क्योंकि हम लोग का एक इश्यू रहता है कि हम लोग एंड गोल पे फोकस करते हैं कि हम लोग को क्या चाहिए लाइफ में, और जब नहीं मिल रहा है तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, बहुत सारा डिप्रेशन आता है। तो हम लोग बस सोचते रहते कि हम लोग को वो गोल अचीव करना है, बट हम लोग नहीं सोचते कि गोल अचीव कैसे करना। तो मेरा था कि मेरे को प्रोसेस पे फोकस करना है कि मेरा बैक इंजरी से मेरा रिकवर कैसे होना है, कि ओके ठीक है, मुझे ये इतना स्ट्रेचिंग करना है, मुझे इतना स्ट्रेंथनिंग करना है, इतना रेस्ट चाहिए, यही न्यूट्रिशन लेना है, इतना कैल्शियम लेना है, व्हाटएवर था। तो मेरा प्रोसेस पे पूरा फोकस था। कोई भी चीज मेंटल हेल्थ या जो मेंटल इलनेस आता है वो हम लोग प्रोसेस पे फोकस नहीं करते, इसीलिए आता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हम लोग एंड रिजल्ट पे फोकस करते रहते हैं। राइट। हम लोग हमेशा देखते हैं कि बच्चे को 90% लेके आना है, बट वो बोलता है 90% लेके आऊंगा, बट वो 90% कैसे लेके आएगा उसको नहीं पता रहता। अगर उसको पता होगा वो नहीं सोचेगा कि 90% आएंगे नहीं आएंगे, वो प्रोसेस पे फोकस करेगा। अगर मैं खुद टेनिस प्लेयर बनना चाहता था तो मैं बट ऑब्वियस में ऐसा उठ के नहीं आ सकता कि हाँ मेरे को टेनिस खेलना, अभी मैं टेनिस प्लेयर बन गया। बट ऑब्वियस वो प्रोसेस रहता है बीच का। तो प्रोसेस हम लोग को बनाती है, प्रोसेस के टाइम हम लोग अपने खुद के थॉट प्रोसेस को बनाते रहता है। तो वही रहता है, जब इंजरीज रहती है या कोई भी डिसअपॉइंटमेंट होती है लाइफ की, या हम लोग वीक पड़ते हैं, तो एक रहता है कि हम लोग को प्रोसेस पे फोकस करना जरूरी है, कि एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग को क्या अचीव करना है लाइफ में। ओके राइट। तो बेसिकली आपका कहना है कि सफ़र मंजिल से भी खूबसूरत होता है, और सफ़र का मज़ा लें तो फिर आप अपने आप आपकी मंजिल। सफर का मजा तो जरूरी है, मतलब अगर हम लोग वो नहीं एंजॉय करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। राइट। क्योंकि अगर लाइफ एक ही बार मिल रही है, क्योंकि हम लोग अगर वही सोचते रहेंगे कि मैंने ये किया मैंने वो किया है, तो इतना मजा नहीं आएगा वो लाइफ का। डेफिनेटली अग्री। तो विश्वजीत, आप हमें थोड़ा और बताइए कि आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह रेस करने में क्यों इशू आया, और आपको सिर्फ इंटरनेशनल खेलने के बाद ही क्यों सपोर्ट मिला? आपको गवर्नमेंट से या फिर दूसरे जो प्राइवेट ब्रांड से उनसे कैसे सपोर्ट मिलने लग गया बाद में? हम लोग का कल्चर ऐसा टेनिस का नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो चीजें कि टेनिस कहीं पे भी नहीं खेल सकते हम लोग। टेनिस को स्पेसिफिक जूते, रैकेट, प्लेस चाहिए। राइट। हम लोग क्रिकेट कहीं पे भी खेल सकते हैं, मतलब गली में भी खेलते, घर में भी खेलते, ग्राउंड में भी खेल सकते। राइट। और जो भी स्पॉन्सर्स थे, स्पॉन्सर्स का एक लुकआउट था कि एक बंदा अगर हम लोग का लोगो पहन के जा रहा है, उससे बेटर है कि हम लोग 11 लोगों को वो लोगो दे दे। ओके। ठीक है, क्योंकि 11 लोगों के जर्सी पे दिखना और एक आदमी के जर्सी पे दिखना वो डिफरेंस है। ओके। जो भी मेरे लाइफ में जितने भी ब्रांड्स आए मेरे पास, वो उन्होंने मुझे 100% दिया और मैंने उनको 100% दिया। मतलब गेम में भी हो या ब्रांड एंडोर्समेंट में भी हो, क्योंकि मैं मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स में मतलब बोलते हैं ना कि मेरे हर एक ऑडियंस को मेरे ब्रांड्स के बारे में पता होता है कि मैं एग्जैक्टली कौन सा ब्रांड एंडोर्स कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो ब्रांड्स के लिए अच्छा होने लग गया था कि ठीक है, ये बंदा अपना 100% दे रहा है, जस्टिस दे रहा है। क्योंकि अगर मैं स्टेट या नेशनल्स खेलता था तो वो टाइम पे कोई एक्सेस स्पॉन्सर या हम लोग को ब्रांड फेस नहीं बोल सकते किसी को। राइट। क्योंकि वो टाइम पे बट ऑब्वियस वो से 1000 या 100 लोग रहेंगे इंडिया में, बट इंटरनेशनल खेलने वाले ऑब्वियसली 3-4 ही लोग रहेंगे। उसके हिसाब से वो लोग देखेंगे कि अगर वो 3-4 ही लोग हैं, उन लोग का ब्रांड वैल्यू अलग है, उन लोग की लाइफस्टाइल अलग है। तो मेरा वीगनिज्म भी उधर हेल्प कर रहा था कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि ओके ये पूरा डिफरेंट बंदा है, ठीक है। ऊपर से ब्रांड्स का एक लुकआउट होने लग गया था कि उसके पास और 10 साल है। राइट। तो पूरा 10 उन लोग का पूरा फोकस था कि मेरा एज क्या है, मेरा लाइफ वो स्पोर्ट्स का लाइफ कितना है, और मेरा एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन कैसा है एज अ पर्सन टुवर्ड्स माय स्पोर्ट्स। ओके। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही थी हर एक ब्रांड के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एथलीट के लिए स्पॉन्सर्स लेके आना बहुत डिफिकल्ट है। बट एंड ऑफ द डे अगर आपका मार्केट वैल्यू आप खुद चेंज कर रहे हो तो बट ऑब्वियस आपको स्पॉन्सर मिलेगा। तो यही मेरा था। बट हाँ, अगर हम लोग गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे थे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एज सच पहले बहुत सपोर्टिव था, बट बीच में बहुत सारे स्कैम हो गए थे। अपोलो टायर्स से ऐसे बहुत सारे स्कैम्स है, जिसकी वजह से एथलीट्स का ट्रस्ट उड़ गया था मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है हम लोग का। तो मुझे अच्छे से याद है, मेरे कोच थे, उन्होंने रिकमेंड किया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के लिए इंडिया में बहुत बड़ा नाम है। okay. हर एक आदमी को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना होता है तो भी बहुत अच्छा प्राउड फील करता है कि मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हूँ एज अ पर्सन। मुझे तो उन्होंने बोला था कि तू टीम में खेलेगा तो दे आर गोइंग टू पे मी फॉर माय एंडोर्समेंट, कि हम लोग अगर ये 3 मैचेस खेल रहे हैं तो हम लोग इतना पे कर रहे हैं, आपके फ्लाइट्स को भी इतना पे कर रहे हैं।
तो मेरे दिमाग में था कि ठीक है, अगर अच्छा गोल्डन चांस मिल रहा है तो चले जाओ। और वहाँ पे भी जाके मैंने परफॉर्मेंस दिया, टीम इवेंट्स में ब्रॉन्ज लेके आया टीम के लिए। तो एक था कि टीम अच्छा है, टीम का सपोर्ट भी अच्छा है, और करते रहो, चलो मतलब जो भी मिल रहा है उसमें सेटिस्फाई हो जाओ और करो। राइट। ये था मेरे लिए। बट एज सच मेरा गवर्नमेंट और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई हार्ड कॉर्नर या ये नहीं है कि इसीलिए। सो विश्वजीत, आप हमें आपकी हॉबीज़ के बारे में बताइए। जैसे आपको बुक रीडिंग बहुत पसंद है, तो आप कौन से ऑथर्स पढ़ते हैं, इनको क्यों पढ़ते हैं? आपको स्टारबक्स से इतना फैसिनेशन क्यों है? आपको स्टारबक्स इतना ज़्यादा पसंद है? और आप काफ़ी अर्ली राइजर हैं, मतलब मैं आपको ऐसा जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आप रोज़ यूजुअली 4 बजे सुबह उठ जाते हैं। तो 4 बजे उठ आपका शेड्यूल क्या रहता है और आप क्या क्या करते हैं? मैं स्टार्ट करता हूँ 4 बजे से, क्योंकि 4 बजे एक मेरा मेंटालिटी हो गया था कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वर्क लाइक अ हेल एंड एडवर्टाइज। मतलब एक BBC का जो मतलब जो ओनर थे, उन्होंने ये ऐसे कोट बोला था कि जो बंदा जल्दी सोता है जल्दी उठता है और अपने लाइफ के बारे में एडवर्टाइज करता है, वो कुछ भी कर सकता है लाइफ के साथ। ओके। मेरा एक था कि बस जल्दी सोना है, जल्दी उठना है और मेहनत करनी मशीन की तरह। बट एक था कि 4 से 6 या 4 से 7 बजे बहुत साइलेंस रहता है, वहाँ पे मैं खुद के प्रोसेस पे फोकस कर सकता हूँ, क्योंकि एज सच में जो पर्सन हूँ, बहुत सारे लोग हर रोज मिलते हैं या हर रोज कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट करते हैं उनके लाइफ से मेरे के लिए। राइट। तो एक रहता है कि अपने खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है उतना, कि हम लोग को खुद के थॉट प्रोसेस पे इतना फोकस नहीं कर सकता जब हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ घूमते रहते हैं। तो मेरा था कि जितना मुझे टाइम मिल रहा है वो सुबह का टाइम है, और खुद के थॉट प्रोसेस पे मैं फोकस कर सकता हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी हम लोग गलत डिसीजन के साथ हम लोग बहुत आगे चले जाते हैं। तो इट्स बेटर कि हम लोग अगर थोड़ा टाइम खुद को दे और सोचे कि एग्जैक्टली हम लोग ने कौन से डिसीजन लिए और क्या क्या कर रहा हूँ मैं, तो इट्स बेटर हो जाता है कि आगे आगे क्या करना है। क्योंकि जितना जितना हम लोग के पास फेम रहता है, जितना पॉपुलैरिटी रहती है, जो भी रहता है लाइफ में, वो बहुत कुछ लेके आता है एक साथ। वो नेगेटिव लोगों को भी लेके आता है, नेगेटिव थॉट्स को भी लेके आता है, इवन नेगेटिव प्लान्स को भी लेके आता है। राइट। तो बेटर रहता है कि अभी मेरा लाइफ ठीक है, एक एज अ पर्सन लोगों के लिए थोड़ा एस्टैब्लिश है, और बहुत कुछ लगता है कि इंस्पिरेशनल या स्टाइलिश लाइफ लगता है कि मैं बहुत अच्छा जी रहा हूँ। बट उसके पीछे एक खुद को समझ के और खुद को बैलेंस रखने के लिए मुझे वो सुबह का टाइम इम्पोर्टेंट लगता है। उसमें मैं मेरे डायरी में नोट डाउन करता हूँ कि एग्जैक्टली मेरे ब्रांड्स कौन से अभी, या ब्रांड्स के साथ मुझे क्या क्या करवाना है, या क्या क्या हम लोग के सोशल मीडिया प्लान्स है, या मेरे टूर्नामेंट्स के प्लान्स कितने हैं, मैं अभी कितना स्पेंड कर रहा हूँ मेरे लाइफस्टाइल पे या टूर्नामेंट्स में, मेरे कोचिंग स्टाफ क्या है, मेरा हिटिंग पार्टनर कौन रहेगा। तो वो बहुत कुछ चीज़ें वो 3-4 घंटे में हर रोज़ मुझे मिलती है, वो मैं करता हूँ। और वही मेरे लिए पीसफुल टाइम रहता है, एक बैलेंस करने के लिए मिलता है कि वो टाइम पे मुझे बैलेंस करना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात स्टारबक्स की या कॉफ़ी की, तो मैं कॉफ़ी के बिना जी नहीं सकता, ऐसा मेरा मतलब खुद का है। मतलब यार कॉफ़ी नहीं मिलेगी तो यार चलेगा कैसे। मतलब आपने बोला ना कि एक फ्लावर को सन का ज़रूरत है, वैसे ही मुझे कॉफ़ी ज़रूरत होती है हर रोज़। तो स्टारबक्स का था क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारा क्रेज था मेरा बचपन से कि स्टारबक्स का वो कप अलग है, उसमें नाम लिखते वो लोग अलग अनाउंस करते हैं। बट वी कांट अफोर्ड दैट मच कि अगर 450 से 300 रुपए का कॉफ़ी कौन पिएगा हर रोज। बट अगर अभी आज के डेट में अगर अफोर्ड कर पा रहा हो तो क्यों नहीं जाऊँ मैं स्टारबक्स में। ठीक है, लाइक दिन में मुझे 3-4 कॉफ़ी पीना तो मैं जा सकता हूँ, ठीक है। बट उनका कॉफ़ी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे बीन्स रहते हैं, बट उनके पास स्पेसिफिकली स्टारबक्स का इंडोनेशियन बीन्स के वो कॉफ़ी बनाते हैं, और मुझे उनकी बीन्स अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं स्टारबक्स प्रेफर करता हूँ। अदरवाइज मेरे पास ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे मैं कॉफ़ी पीने जाता हूँ। मेरे दोस्त की भी बहुत सारी जगह वहाँ पे कॉफ़ी पीता हूँ, बट डिपेंड्स, अगर बीन्स इंडोनेशियन रहेंगे तो ही कॉफ़ी पीता हूँ मैं, अदरवाइज हम लोग मैं खुद अवॉइड करता हूँ कॉफ़ी पीना। बट एक रहता है ना कि अगर कोई भी चीज़ अपना रहता है कि अगर एक ही ब्रांड अच्छा लगने लग गया ना, तो वही उसका ही यूज़ करना है। वही वाला सीन है कि उनके पास राइट थिंग है जो मुझे चाहिए, मेरे बॉडी को उसकी नीड है, मुझे वो अच्छा लगता है और मैं लेता हूँ। और वो ऐसा नहीं कि एडिक्शन है, एक अच्छा लगता है हाँ पी के ठीक है कोई बात नहीं यार, कॉफ़ी पीना जरूरी है ऐसा लगता है। बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, बट ठीक है। बट एक था कि मेरा कॉफ़ी पीना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे लाइफ में। और बुक्स के बारे में, बट कॉफ़ी और बुक्स का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है, लाइक दुनिया का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन। कोई भी अगर पूछेगा कि कॉफ़ी पीते टाइम अगर बुक्स पढ़ रहे हो तो मतलब सब कुछ बोलते हैं ना कि हेवन वाला फीलिंग आता है मुझे। क्योंकि पहले तो मैं बुक्स पढ़ने का तरीका या चॉइसेस बहुत अलग है। मैं
एक्चुअली क्योंकि लोग बोलते हैं कि तू स्पोर्ट्स स्पेसिफिक पढ़ता रहेगा या कोई ऐसी चीजें पढ़ता रहेगा जो तुझे मोटिवेट करती है या तुझे लाइफ के बारे में बताती है। मैं ऐसे पढ़ता नहीं हूँ। मुझे हिस्ट्री में बहुत सारा इंटरेस्ट रहता है, बुक्स में, और ऐसे बुक्स रहते हैं जिससे मैं रिलैक्स हो सकूँ, ज़्यादा सोचना ना पड़े। और ऊपर से अगर फेवरेट टॉपिक्स में मिल रहा है तो मेरे बहुत सारे फेवरेट टॉपिक्स है वैसे बुक्स पढ़ते टाइम। मतलब उसमें से हिस्ट्री एक है, उसमें साइंस है, मेरा यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ क्यूरियोसिटी रहता है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा पढ़ता रहता हूँ। तो वही एक स्पेसिफिक ऑथर नहीं बोल सकता मैं किसी ऑथर को फॉलो कर रहा हूँ, बट जो बुक का रिव्यू अच्छा है, जो बुक मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मुझे ये पढ़ना ज़रूरी है, तो मैं खुद खुद जाके लेके आता हूँ। और जिधर से मैं बुक्स लेके आता हूँ वहाँ के भी लोग अभी पहचानने लगे कि अरे आ गया अभी ये इतने बुक्स लेके जाएगा या इतने बुक्स लेके जाएगा। तो घर पे कंफर्म हो गया कि यार ये अगर बाहर जा रहा है, या मैं स्पेसिफिकली घर पे भी बोल के जाता हूँ कि अभी मैं बुक्स लेने जा रहा हूँ, तो घर वाले सोच के लगते हैं कि अभी आते टाइम कितने बुक्स लेके आएगा। तो वैसा ही है। नाइस नाइस। सो विश्वजीत, अभी हमें आपके हॉबीज़ के बारे में मालूम पड़ गया, और आपके गेम के प्रति जो आपका लगाव है, टेनिस के प्रति जो लगाव है, और आपने जो इतना खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करा है, उन सब के बारे में मालूम पड़ गया। अब हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे आपके फैमिली और फ्रेंड्स का कितना सपोर्ट रहा है इस पूरी जर्नी में। आज सच में आउटगोइंग पर्सन नहीं हूँ, मतलब ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता मैं, मतलब बहुत आइसोलेटेड रहता हूँ, खुद के एक ककून रहता है मेरा, उसमें ही रहता हूँ मैं, खुद के प्रोसेस पे देखता रहता हूँ, या खुद का एक रूटीन रहता है उस पर फॉलो रखता हूँ। तो आज से ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, बट 2-4 फ्रेंड्स रहते हैं मेरे, क्लोज फ्रेंड्स है बहुत सालों से, तो उनके साथ मैं शेयर करता हूँ। बट हम लोग कभी टेनिस के बारे में बात नहीं किया है, मतलब जितना मुझे पता है वो लोग टेनिस के बारे में खुद नहीं पूछते और मैं बात नहीं करता। हम लोग को कुछ तो अलग बातें चलती रहती है, दुनिया भर की अलग। मतलब अगर कोई मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्रीज या मूवी फैन हूँ, बट स्पेसिफिकली इटालियन या फ्रेंच मूवीज रहते तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो मैं वो ज़्यादा देखता हूँ या डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ। मेरे दोस्त कुछ देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं, तो और भी ज़्यादा लाइफ में मज़ा आता है वो टॉपिक्स पे बात करते हैं। उसे सीखने को मिल रहा है और हम लोग का टाइम भी जाता है। बट मैं रिलैक्स भी होता हूँ कि हम लोग टेनिस के बारे में बात नहीं कर रहे। राइट। कोई मुझे आके नहीं बोल रहा कि ये टूर्नामेंट यहाँ पे, या तूने ये टूर्नामेंट में क्या परफॉर्मेंस दिया, या ये ब्रांड का भी तेरा क्या चल रहा है। हम लोग प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात ही नहीं करते कोई। जो भी रहता है स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग अवॉइड करते हैं। बस एक ही रहता है कि आज क्या देखा, आज क्या किया, कल क्या करेगा, ये क्यों किया, वो क्या, एक एज अ फ्रेंड भी चलता रहता है। और फैमिली पहले दिन से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, एक पॉजिटिव है, और मैं ब्लेस समझता हूँ खुद को कि इतना अच्छा फैमिली मुझे मिला कि जो मुझे चाहिए, जो मुझे फील्ड में जो काम करना है उसमें वो बहुत सपोर्टिव है, वो सपोर्ट कर रहा है। और ये बेस्ट चीज़ है कि अगर आपको आपका फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट कर रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि उन लोग की भी लाइफ वो लोग साइड में रख के आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे सपोर्ट कर रहा है या फोकस कर रहा है। तो मेरे लिए रहता है हमेशा कि यार मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, ब्लेस हूँ कि मैं इतने अच्छे फैमिली में आया। मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है स्पोर्ट्स के लिए। मतलब मुझे अभी तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि यार स्टार्टिंग में कि हम लोग का स्पॉन्सर नहीं है तो यार ये नहीं मिल सकता, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, दे अरेंज समवेयर, लेकिन हाँ उसको चाहिए हम लोग अरेंज करके देंगे। तो वो था कि एक पॉजिटिव मेरा भी माइंडसेट था कि यार वो लोग इतना सपोर्ट दे रहे तो मुझे भी मेरा 100% देना। और हर एक का यही होता है कि हम लोग बहुत सारे एथलीट्स का या बहुत सारे पर्सन्स का जो प्रोफेशनल लाइफ रहता है वो हम लोग बोलते हैं हम लोग को सपोर्ट नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा है। बट मेरे घर में बहुत कुछ सब बोलते हैं ना कि अच्छे प्लांट को आने के लिए अच्छा सॉइल, अच्छा वाटर, सब कुछ अच्छा लगता है। राइट। वैसे वाला था मेरा कि मैं अच्छे जगह पे बॉर्न हुआ हूँ और अच्छा ग्रो कर रहा हूँ अभी। That's so nice to know actually कि आपके पेरेंट्स और आपके ब्रदर ने आपको सपोर्ट करा है। इनफैक्ट मतलब जब आप अर्ली लाइफ में आपके पापा मुंबई में रहते थे, वो मुंबई में जॉब करते थे, और आपकी मम्मी आपके और आपके भाई का ध्यान रखती थी फल्टन में, तो वो काफी डिफिकल्ट टाइम रहा होगा। बहुत मतलब टफ टाइम ना वो टाइम पे। इतना हम लोग इतना फोकस नहीं कर रहे थे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, राइट, क्योंकि हम लोग जो मिल रहा है उस पर चल रहा था। बट जैसे जैसे बड़े हो रहे, मतलब आज के एज में या 2-3 साल पहले हम लोग को रियलाइज हो गया कि ओके उन्होंने क्या सैक्रिफाइस किया हम लोग को बनाने के लिए, राइट। उन लोग की लाइफ उन्होंने साइड में पूरा रख दिया था हम लोग को बनाने के लिए। एज सच ये स्पोर्ट्स लाइफ या कोई भी लाइफ, कोई भी पर्सन बनने के से पहले ना उससे पीछे बहुत लोगों की सैक्रिफाइसेस रहती है, बहुत सारे की लाइफ रहती है जो
वो लोग डेडिकेट करते वो एक बंदे के लिए। मेरा एक था कि ठीक है मैंने रिजल्ट लेके आया, बट एक बीच में रहता है ना कि अगर वो रिजल्ट आना बंद हो गया तो मैं मेरे फैमिली मेंबर्स को क्या बोलूँगा ये, बट उन लोग का ये नहीं है कि उन लोग का चिल आउट रहता है कि यार तू अगर कल परफॉर्मेंस भी नहीं देगा ना तो भी चलेगा, तू जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। तो मेरा एक दिमाग में रहता है कि यार इतना सपोर्टिव है ना तो मुझे भी मेरा अपना देना पड़ेगा ही, मतलब जो भी रहेगा देते रहेंगे। और मम्मी का तो पहले से ही था कि कि जो भी कर रहा है ना वो मुझे बता, हम लोग क्या कर सकते हैं वो बता, कुछ नहीं हो रहा है वो भी बता, तो मैं ओपन अप पूरे फैमिली के साथ हूँ, मतलब उतना ही क्लोज हूँ मैं। कि ऐसा नहीं कि मुझे कुछ छुपा के रखना है या नहीं हो रहा है मेरे से, या मुझे ये परेशानी है या मुझे ये थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आते थे थॉट्स या जो भी सिचुएशन है तो मैं ओपनली फैमिली के साथ बोल सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि उतने वो वाइज है समझने के लिए। ओके तो मेरा था कि कुछ छुपाना नहीं पड़ रहा, क्योंकि डिप्रेशन या कोई भी गलत चीज हम लोग गलत थॉट्स कब लेके आते हैं जब हम लोग अंदर रखते हैं, हम लोग ओपन अप नहीं करते या कैसे बात करें कैसे शेयर करें। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसा नहीं है कि यार तू ऐसा कैसे सोच सकता है या ऐसा कैसा हो गया तेरे साथ, वो लोग मुझे राइट एडवाइस देते हैं और मैं उन पर ट्रस्ट भी रखता हूँ उतना। मेरे फ्रेंड्स हो या मेरे फैमिली मेंबर्स हो, उनको पता रहता है कि एग्जैक्टली विश्वजीत क्या अभी सुनना चाहता है, उसको क्या सुनाना है। तो वो उनके लिए और मेरे लिए भी अच्छा है कि यार मैंने राइट फ्रेंड्स चूज किए मेरे अर्ली लाइफ में, क्योंकि एक अच्छा दोस्त अच्छे बुक एक अच्छा लाइफ क्रिएट करता है। क्योंकि मैं कभी कौन से भी रात को किसी को भी कॉल कर दूंगा 2-3 बजे, वो फटाक से रिस्पॉन्स देते हैं, पर वैसे एक बार भी नहीं हुआ कि मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आया उधर से। तो इससे अच्छे दोस्त मिले मुझे। किसी भी शख्सियत के पास अगर सक्सेस है तो उनकी सक्सेस के पीछे काफी सारे लोग हैं, जैसा कि आपके साथ भी दिख रहा है क्लियर। बहुत सारे, मतलब हम लोग एक रहता है ना कि एक एक्टर दिखता है बस हम लोग को फिल्म के, बाद उसके पीछे बहुत सारा क्रू रहता है, एक्सपर्ट रहता है, मेकअप आर्टिस्ट, उसका गाड़ी चलाने वाला बंदा, सब कुछ रहता है। वैसे ही कि कोई भी पर्सनैलिटी बनती है उसके पीछे बहुत सारे लोगों के हाथ रहता है जो इनविजिबल रहता है, बट हम लोग को वो जो भी हाथ हम लोग को दे रहे हैं तो हम लोग को उसका रिस्पेक्ट रखना चाहिए। और एंड ऑफ द डे हम लोग को वो दिमाग में रहना चाहिए कि हम लोग को इतने लोगों ने सपोर्ट किया। राइट। सो विश्वजीत, अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा कि मैं आपसे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे यंग एथलीट्स को जो आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल खेलने की कोशिश कर रहे हैं? पहले चीज है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ एडवाइस, मतलब हमेशा आपको कहीं ना कहीं से एडवाइस मिलेगा, बट फॉलो योर ओन पाथ। अगर खुद फॉर्मूलाज क्रिएट करोगे, खुद का ट्रैक क्रिएट करोगे तो आपको इजी पड़ेगा आगे जाने के लिए। क्योंकि दुनिया आपको 1000 ऑप्शंस देगी, 1000 चीजें बताएंगी, आपको 1000 चीजें करवाने के लिए भी बोलेंगे, बट ये एंड ऑफ द डे मैटर करता है आपको क्या लग रहा है, आपका इनर वॉइस क्या कह रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए राइट पाथ है तो हम लोग चूज करो। एंड ऑफ द डे खुद के फैमिली के साथ ओपन अप हो जाओ, दोस्तों को क्लोज रखो, या आदमी अच्छे रहे या मेंटोर अच्छे रहे उनके साथ ओपन अप होते रहो। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है सच, इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ अवेलेबल है ये वर्ल्ड में। मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी टेक्निक या कुछ भी इम्प्रूव करना है तो यहाँ पे इंटरनेट जैसे महागुरु बैठा है, हम लोग कुछ भी सर्च करके कुछ भी सीख सकते हैं। बट हम लोग को खुद को पता रहना चाहिए कि एग्जैक्टली हम लोग को चाहिए क्या। क्योंकि अगर मुझे कल कोई बोल देगा कि तू वीगनिज्म छोड़ दे, तू चिकन खा लेगा, तो तेरा ये भी परफॉर्मेंस हो जाएगा, बट मुझे पता है मुझे एग्जैक्टली मेरे बॉडी को क्या चाहिए। राइट। तो वही है कि अगर खुद को पता रहेगा खुद को क्या चाहिए तो वो बहुत इजी होता है, यही मेरा एडवाइस है। ओके, नाइस। सो फॉलो योर ओन पाथ, फॉलो योर माइंड व्हाट इट सेज, यही विश्वजीत कहना चाहते हैं। यस एग्जैक्टली, आई मीन फॉलो योर ओन पाथ बिकॉज़ वर्ल्ड इज फुल ऑफ ओपिनियंस, दैट्स व्हाट आई से। ओके, सो विश्वजीत, क्लोजिंग हियर, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा हमारी हेल्प करी और थैंक यू ऑडियंस को भी बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, आपके थ्रू मोटिवेट होने को मिलेगा। और अगर कोई हमारे बीच में बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, बडिंग आर्टिस्ट है, या कोई भी ऐसा एक इंडिविजुअल है जो एक ऑड पाथ चूज़ कर रहे हैं लाइफ में, तो आई थिंक उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा आपकी स्टोरी सुनकर कि वो भी ये परस्यू करें और आगे इस चीज़ में सक्सेस पाएं। राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू विश्वजीत। I would just request you to ask all the listeners to like the podcast, follow the channel and subscribe to it. Obviously, I mean, अभी जितना भी कॉन्वर्सेशन हो गया उससे बहुत कुछ मुझे खुद के बारे में भी सुनने को और सीखने को मिला, क्योंकि खुद के बारे में बात करके हम लोग को खुद का रियलाइजेशन हो गया वैसे ही हो रहा है।
सो इस चैनल में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, आ रहे हैं, जो आपको बहुत सारे मोटिवेट करेंगे। सो प्लीज़ लाइक करो, शेयर भी करो और रिकमेंड भी करो लोगों को कि ये चैनल देखो और ये ब्रॉडकास्ट सुनो। तो थैंक यू सो मच सानिध्य। थैंक यू विश्वजीत, थैंक यू, बाय बाय। बाय।